क्वेश्चन ये कह रहा है ए पार्टिकल कैपिटल ए having a charge of 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and mass 100 gram is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination कितना 30 degree. Where should another particle be having same charge and mass? यानी A का और B का चार्ज और मास दोनों क्या है? सेम है. तो चार्ज के लिए भी एक कॉमन सिंबल Q ले लें और मास के लिए भी एक कॉमन सिंबल M ले लें. तो Q ले लो 2 into 10 to the power minus 6 कूलम और मास ले लो 100 ग्राम. मास क्या ले लो 100 ग्राम. तो A और B दोनों का चार्ज इतना ही है और A और B दोनों का मास इतना ही है. समझ गए? तो पहला पार्टिकल जो A है उसको किसी इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे रखा गया है. इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे रखा गया है. ये मान लो आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि स्मूथ है, यानी कोई फ्रिक्शन इसमें नहीं है, स्मूथ है. और इसके बॉटम पर आपने ए को रखा. बॉटम पर आपने रखा किसको? ए को. इसका चार्ज है Q, इसका मास है कितना? M. बोलो क्लियर? अब सवाल ये है कि इससे कितनी दूरी पर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक दूसरा पार्टिकल B रखा जाए. समझ गए? जिसके पास सेम मास हो और सेम चार्ज हो. बोलो सेम मास हो और सेम चार्ज हो, ताकि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो. मतलब इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन ना हो. मतलब ये यहाँ पे रुका हुआ हो, ये यहाँ पे क्या हो? रुका हुआ हो, ठहरा हुआ हो. समझ गए बात को? तो दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है. ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है. हम मान लिया कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस R. समझ गए? ए बी को मैंने क्या मान लिया? R. ले एक स्टेप का क्वेश्चन है लेकिन इलाबरेट करके बना देते हैं. ए बी इज इक्वल टू कितना? R. बी इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग बी के इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं. लेट अस स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ बी. लेट अस स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ बी. आप बी के इक्विलिब्रियम को स्टडी करें तो बी पर लगने वाले सारे फोर्स को एनालाइज करना होगा. सबसे पहले बी पर वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा. क्या लगेगा? mg. सरफेस इन कांटेक्ट के द्वारा बी पर नॉर्मल फोर्स लगेगा. क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स, जो सरफेस इन कांटेक्ट के क्या होगा? परपेंडिकुलर. अब आया इलेक्ट्रोस्टैट. इस पे चार्ज और इस पे चार्ज, दोनों पे चार्ज का नेचर क्या है? सेम है. यानी ए बी को क्या करेगा? रिपेल. along the line joining the two charge. along the line joining the two charge. तो बी पे टेल को रखो और ए बी को क्या करेगा? रिपेल करेगा. रिपेल ना करेगा. ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बी ड्यू टू किसके? ए. बोलो क्लियर है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना? यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बी ड्यू टू किसके? ए. चलो ठीक है. और बी किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में. यानी बी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है. आप एक काम करो, डाउन दी प्लेन आप मान लो एक्स एक्सिस. डाउन दी प्लेन क्या मान लो? एक्स एक्सिस. अब प्लेन के परपेंडिकुलर क्या मान लो? वाई एक्सिस. अब अगर एनएलएम बी पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाने से ही अगर काम बन गया तो हम वाई के लॉन्ग नहीं करेंगे? बोलिए ना. तो चलिए बी पर एनएलएम लगाइए अलॉन्ग किसके? एक्स एक्सिस. एनएलएम ऑन बी along x axis. NLM on B along किसके? x axis. मतलब सारे फोर्स के कंपोनेंट का सम
किसके लॉन्ग? एक्स के लॉन्ग। और ये बराबर बी का मास m और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट। बोलो क्लियर है? अब बताओ सारे फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा? 3 फोर्स है, mg, नॉर्मल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले mg का कंपोनेंट x के लॉन्ग। आप जानते हो अगर ये एंगल थीटा है और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो mg का x के लॉन्ग कंपोनेंट mg cos 90 माइनस थीटा यानी mg sin थीटा, mg sin थीटा। पहला कंपोनेंट mg sin थीटा। फिर FBA x के बिल्कुल अपोजिट लग रहा है तो FBA cos 180 डिग्री यानी माइनस FBA और ये बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0 बराबर 0। कहानी खत्म हो गया, आंसर आ गया mg sin थीटा और ये बराबर FBA मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन B ड्यू टू A। अगर इसको खोल दें हम, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो R तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और R का वैल्यू ही निकालना है, R का वैल्यू ही निकालना है। यानी बस एक सिंगल स्टेप क्वेश्चन था, समझ गया बात को? यानी mg इंटू साइन थीटा बराबर, अब बताओ B पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स A के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी K, Q का मॉड Q, Q का मॉड Q, Q स्क्वायर अब बटा कितना? R स्क्वायर। अब आप खुद देख लो R को निकालना है इस इक्वेशन से, तो क्या ये सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन है कि नहीं है, या कोई और भी वेरिएबल है? कोई और वेरिएबल नहीं है। मास मालूम है, एंगल मालूम है, ये K मालूम है और चार्ज मालूम है, आपको R का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पूरी क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए तो यहां से हम लोग किसका वैल्यू निकालना है? R का। अब क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है लेकिन मास वगैरह की वैल्यू दी हुई थी, तो मास कितना था? 100 ग्राम। चार्ज 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मास 100 ग्राम और चार्ज का वैल्यू कितना? सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल 30 डिग्री है। एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये थीटा आपका 30 डिग्री है। बोलो क्लियर? तो R स्क्वायर को यहाँ लाइए और mg sin थीटा को नीचे ले जाइए, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बटा mg इंटू कितना? साइन थीटा। mg इंटू कितना? साइन थीटा। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, चूंकि वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। चार्ज का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब पूरे का क्या? होल स्क्वायर बटा मास का वैल्यू कितना? 100 ग्राम, 100 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम। जी का मान 10 और साइन 30 डिग्री यानी कितना? 1/2। बोलो क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना? -12। 2 ऊपर गया, बोलो बाबू। नीचे में देखो सब 10 है। सुनो 10 का पावर 3 और 10 का पावर -3, ये उड़ जाएगा ना? चलिए बहुत अच्छा। 9 दूनी कितना? 18, 18 चौके कितना? 72। अब 72 इंटू 10 टू दी पावर कितना? -3। 10 का पावर कितना? -3। ये वैल्यू हो गया किसका? R स्क्वायर का। किसका? R स्क्वायर का। और यहां से R निकालोगे तो ये बराबर √72 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? कोई डाउट? ये R का वैल्यू आ जाएगा। समझ गया बात को? अब अगर सेंटीमीटर में लाना है, इसको सॉल्व करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन ये है, 2 पार्टिकल है A और B, समझे? दोनों पे इक्वल चार्ज है कितना? कैपिटल Q। दोनों को रखा गया है कहां पर?
ए और बी पर डायग्राम बनाते जाते हैं। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ध्यान दो यहाँ पर ए पर भी आपने क्यू रखा और बी पर भी आपने क्या रखा, क्यू रखा, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी के बराबर, कितना के बराबर, हाँ, प्लेस डी डिस्टेंस अपार्ट, यानी ए बी का डिस्टेंस डी के बराबर है, समझ गए। कहता है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, ए बी का क्या लो, मतलब ऐसा लाइन जो ए बी पर परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी करे, बोलिएगा। ये लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसको दे देते हैं ना। तो कहता है बताओ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इस तीसरे चार्ज को कहां पे रखा जाए, इस तीसरे चार्ज को कहां पे रखा जाए ताकि इस पर मैक्सिमम फोर्स लगे, इस पर क्या लगे, मैक्सिमम फोर्स, समझ गए। इस थर्ड चार्ज क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहां पर, कहां रखा जाए ताकि उस पर मैक्सिमम फोर्स लगे। आप अभी उसको कहीं पे रख दीजिए, थर्ड चार्ज को। मान लो मैंने उस थर्ड चार्ज को क्यू पे रख दिया, कहां रख दिया, क्यू पर, और उस पॉइंट को मान लो पी, क्या मान लो, पी, और ओ से पी की दूरी मान लो कितनी, एक्स, समझ गए। ओ से पी का डिस्टेंस क्या मान लिया, एक्स। तो आपको एक्स का ही वैल्यू निकालना है, बोलिए ना, ताकि इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, समझ गए। आपको इसी एक्स का वैल्यू निकालना है। अरे कहां पे रखा जाए, तो मतलब ओ से कहां पे रखा जाए, तो एक्स दूरी पे रखा जाए, तो एक्स का वैल्यू क्या हो ताकि इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, समझ गए। अभी आप फोर्स मैक्सिमम की बात मत कीजिए, पहले आप इस थर्ड चार्ज को ओ से एक्स डिस्टेंस पर रख दिए, आप इस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर दें, समझ गए। आप उस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर दें, समझिए। इस पर फोर्स लगाएगा कौन कौन, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, समझ गए। चलो along the line joining the two charges, तो पहले ए से पी को मिला दिया, और गौर करो ए पर भी पॉजिटिव, मान लो ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, along the line joining the two charges। तो पी पर टेल को रखा और एपी को आगे बढ़ा दिया, चलो क्लियर है। ये हो गया फोर्स ऑन पी ड्यू टू किसके, ए। एनी डाउट, चलिए वैसे ही किसके द्वारा इस पर फोर्स को अप्लाई कीजिए, चलिए पी से बी को मिलाइए, बोलो, बी पर पॉजिटिव, अब पी पर भी क्या, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो टेल को पी पर रखा और बीपी को आगे बढ़ा दिया, बीपी को क्या किया, आगे बढ़ा दिया। ये हो गया, ये हो गया फोर्स ऑन पी ड्यू टू किसके, बी। चलिए ये दो फोर्स हमारे स्मॉल क्यू पर लगा है ना। पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल करके और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। सुनो, अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। गौर करो वो मिडिल पॉइंट है, तो ये d/2 हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम से उतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये √x² प्लस d²/4 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, √x² प्लस कितना, d²/4। और वही चीज इधर भी ये d/2 है और ये डिस्टेंस भी √x² प्लस d²/4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब पहले निकालो FPA का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, FPA का, FPA यानी फोर्स ऑन P ड्यू टू A, यानी K 1/4 पाई Q इंटू Q, दोनों पॉजिटिव है, मॉड की जरूरत नहीं है, Q इंटू Q बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, यानी बटा x² प्लस d²/4। इतना समझ में आ गया होगा। वैसे ही FPB का मैग्नीट्यूड, बोलो ना, FPB का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन P ड्यू टू B K यानी 1/4 पाई Q का मॉड Q, स्मॉल q का मॉड Q, Q इंटू Q बाई
डिस्टेंस का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ये अच्छा इत्तेफाक हुआ कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। समझ गए बात को। और हम जानते हैं दो वेक्टर, ज्यादातर केस में तो वही आया कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो वेक्टर का अपना एक हिट फॉर्मूला हुआ करता था 2m cos थीटा बाई 2, जहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा, सॉरी मतलब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना। अब एंगल कैसे है, सुनो एक काम करो, आप इस एंगल को अल्फा मान लो, चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ट्रायंगल आइसोसेल्स है, बोलो ना, और ये परपेंडिकुलर गिराए थे, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो बताओ ये टोटल एंगल कितना, 2 अल्फा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना, 2 अल्फा। इसका मतलब कि FPA और FPB के बीच में एंगल कितना हुआ, 2 अल्फा। जो थीटा लेने वाले थे वो थीटा कितना है, 2 अल्फा है। समझे बात को। हाँ, एंगल बिटवीन FPA वेक्टर एंड FPB वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 2 अल्फा। अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स 2m cos थीटा बाई 2। हाँ, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, अभी तो आधा कहानी भी नहीं हुआ है, मेन पार्ट तो बाकी है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q यानी F मान लिया बराबर 2m एंड टू cos थीटा बोलो 2 अल्फा, थीटा 2 अल्फा, अब बटा कितना 2, और 2 से 2 कैंसिल, बराबर 2 m का वैल्यू डाल सकते हो, Q बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कितना cos अल्फा, इंटू कितना cos अल्फा। लेकिन अल्फा मेरा माना हुआ चीज है, तो अल्फा हटाना पड़ेगा। सुनो, ट्रायंगल PAO में cos अल्फा इज इक्वल टू b बाई एच होगा ना, यानी x बाई अंडर रूट इतना, अरे बोलिए, तो बराबर 2k इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस डी स्क्वायर बाई 4। अब cos अल्फा का वैल्यू b बाई एच, b बोलो x और h बोलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। उसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 तो रूट सर कहाँ कर दिए, पावर 1/2, पावर कितना 1/2, रूट का मतलब वही ना होता है। अब ये गौर कीजिए, ये दोनों बेस सेम है, हाँ, तो यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 1/2, दोनों पावर को क्या करेंगे ऐड, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। बोलो क्लियर है, यानी ये बराबर हो गया 2kq इंटू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और होल का पावर कितना 3/2। एक तो चीज तो आ गया कि जब इस q को O से x दूरी पर रखे तो उस पे रिजल्टेंट फोर्स इतना ही लगा। बोलो क्लियर है, अरे बोलो सुनो, यहाँ पर जब इस q को O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर रखे तो रिजल्टेंट फोर्स इतना ही लगा AMR। अब जैसे Q को हम और आगे ले जाए तो x बदलेगा, फोर्स भी क्या होगा बदलेगा, बोलो ना, x बढ़ाएंगे घटाएंगे फोर्स भी घटेगा और बढ़ेगा। यानी एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा ऐसा जहां पर फोर्स कैसा लगेगा मैक्सिमम। हमको वही x का मान निकालना है जब ये फोर्स क्या हो मैक्सिमम हो। समझ गए बात को, बोलो क्लियर है। अब सुनो एक और बात, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकता था कि यहाँ पे कैपिटल Q, यहाँ पे कैपिटल Q और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर x दूरी पर स्मॉल q, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। एक क्वेश्चन आपने बना लिया तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। आपको हम बता दें कि जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे हुआ है, आप मिला लीजिएगा, है ना, कि अगर x का मतलब उसमें ये नहीं था कि मैक्सिमम फोर्स क्या है, बोलो ना, उसमें ये था कि q को आपने यहाँ पे रख दिया, अरे बोलो ना, स्मॉल q को आपने यहाँ पर क्या किया रख दिया। अगर x का वैल्यू d से बहुत कम हो, तो ये बताना था कि रिजल्टेंट फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या x के पावर -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या x के पावर -2 के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरी बात समझे? बोलो ना। वो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। अगर x d से बहुत कम है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। चूंकि x बहुत कम है d स्क्वायर बाई 4 के रिस्पेक्ट में, बोलो ना, ये टर्म क्या हो गया, खत्म। ऊपर क्या बच जाएगा, x। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, x हो जाएगा। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, x। एक क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा, वो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, समझ गए बात को। लेकिन यहाँ पर इससे बरमान है, कुछ और ही चीज हम लोगों को दिया है करने के लिए कि x का वो वैल्यू ढूंढो जब ये फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। चलिए इतना को उतारिए पहले। क्यू क्यू वो तो कांस्टेंट टर्म है, 2k क्यू क्यू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल का पावर 3/2। ठीक है अयान, आपको x का वो वैल्यू निकालना है ताकि फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मैंने क्या कहा था, जिसके मैक्सिमम होने की बात करे उसको डिफरेंशिएट कर दो, जिस पर वो डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, है ना। f किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। चूंकि x को ही चेंज करने से फोर्स घटेगा या बढ़ेगा, बोलिए ना। तो f का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो x के रिस्पेक्ट में, समझ गए। आइए df बाई dx, f को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, समझ गए, बराबर 2k q इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर, ये u बटा v का फॉर्म है, बोर्ड बिठा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में कहोगे तो फिगर रिकैप कर देंगे हम, समझ गए। u बाई v फॉर्म है, पहले v वाले टर्म को छोड़ते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल का पावर 3/2 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बीच में माइनस साइन, x को छोड़ते हो, छोड़ दिया। हाँ इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये जो पावर है वो स्पेस पर है, तो पहले इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे इसके रिस्पेक्ट में, यानी बेस के रिस्पेक्ट में। सुनो मेरी बात को, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल के पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 के रिस्पेक्ट में, यानी 3/2 साइड में आया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और होल का पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 और अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का कितना 2x और डी स्क्वायर बाई 4 कांस्टेंट है कितना 0, क्या बच जाएगा 2x, क्या बच जाएगा 2x। दम रिलैक्स, समझ गए बात को। और होल डिवाइडेड बाई इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पर पावर 3/2 है ना, और जब होल स्क्वायर करोगे 2 से 2 उड़ जाएगा, होल का पावर कितना 3 है। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट है? नो सर। चलिए अब आपको सिंप्लीफाई करना है, पहले तो ये 2 से 2 को आप उड़ा दीजिए, कट जाएगा। जानते हो आप चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पर पावर कितना 1/2, उसको कॉमन निकाल लो, यहाँ पावर 1 बच जाएगा, यहाँ पावर 1 बच जाएगा। तो बराबर 2k क्यू क्यू, अब कॉमन किसको निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पर पावर 1/2। बताओ ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर कितना 1, चूंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 प्लस 1 फिर से 3/2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई कितना 4, बोलो माइनस, ये तो कॉमन निकल चुका था 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, बोलो क्लियर है, बोलो। और होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल का पावर कितना क्यूब, बोलो समझ में आया। ये निकला df बाई dx, और मैंने कहा था f को मैक्सिमम होने के लिए df बाई dx को 0 पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा 0, समझे। df बाई dx को क्या पुट करना होगा 0, f को क्या होने के लिए मैक्सिमम, समझ में आई बात। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बाई dx को क्या पुट करें 0 फॉर, हालांकि कैलकुलस मैथ्स होता तो हम दोनों बात लिखते, फॉर f टू बी मैक्सिमम और मिनिमम,
समझ गए? फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ पुट df बाई dx इज इक्वल टू कितना? 0। कर दें? सुनो, एक के बार में करते हैं। यहाँ क्या पुट किया? 0। ये आके गुना हुआ 0, ये नीचे आया 0, यानी इतना बराबर 0। मेनली ये टर्म बराबर कितना? 0। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। यानी x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, बोलिए यस सर। अब प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना? 0। यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? डी स्क्वायर बाई 4। बोलोगे नहीं? यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 8। अरे बोलो। और यहाँ से x का वैल्यू बोलो d बाई 2 रूट 2। d बाई कितना? 2 रूट 2। बोलो समझ में आया? x का वैल्यू कितना? d बाई 2 रूट 2। समझ के बात को? तो लॉजिक ये हुआ, रिजल्ट ये आया, सुनना, रिजल्ट ये आया कि अगर a और b पर आपका 2 चार्ज है, रिजल्ट याद भी रखना कुछ लोग, समझ गए? नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल Q और कैपिटल Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? d के बराबर। और आपने इसका लिया क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना? O, तो O से अगर x का वैल्यू ले लें, कितना दूरी? d बाई 2 रूट 2 दूरी, बोलो ना। और यहाँ पर अगर एक चार्ज Q को रख दें, बोलिए ना, इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। समझ गए बात? अगर x का वैल्यू हो जाए d बाई कितना? 2 रूट 2, इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। इट विल एक्सपीरियंस, बोलना, इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, एक कंप्लीट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, समझ में आई बात? क्लियर है? तो इसी वर्मा में कुलम्ब्स लॉ में के सेक्शन में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही माना जा रहा था। समझ गए बात को? यस सर। हम उसी क्वेश्चन में ये रखते, यहाँ पे कैपिटल Q, यहाँ पे क्या? कैपिटल Q। हाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, P और X, बोलो ये पूरा दूरी कितना? D, और ये d बाई 2, और ये भी कितना? d बाई 2। ठीक है? सवाल ये होता है उसी क्वेश्चन में, यानी इन द सेम क्वेश्चन, इन द सेम, यहाँ पर रख दिए स्मॉल q, बोलो ना। यस सर। इन द सेम क्वेश्चन, इन द सेम क्वेश्चन अगर x का वैल्यू बहुत बहुत कम है, किससे? d से। यानी समझो p बिल्कुल O के करीब है, बिल्कुल O के करीब है, समझ गए? तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज, पहला ऑप्शन जे में पूछे हुआ है मेंस में, समझे बात को? द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1, दूसरा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, बोलिए। तीसरा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बोलो। और चौथा नन, चौथा क्या? नन। तो अब आप मैक्सिमम वाला छोड़ दीजिए, आप जब रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट किए थे, जरा वो फॉर्मूला हमारे सामने लाइएगा। तो F बराबर 1/4 पाई, सॉरी छोड़ दो, K Q Q, हाँ Q Q इंटू x, बोलो, बाई x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 होल का पावर 3/2। यही ना आया था? ये आपका रिजल्टेंट फोर्स था, निकाले थे हम लोग, मतलब मैक्सिमाइज करने से पहले, है ना? अब यूज करो इस कंडीशन को, x का वैल्यू d से बहुत कम है। It is given in the question that x is very very smaller than d, बोलो ना। तो अगर x very very less than d, यानी
इस टर्म का अप्रोक्सीमेट वैल्यू डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझे बात को? इसको इग्नोर कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस डी स्क्वायर बाई 4 ये अप्रोक्सीमेटली डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, यानी यहां से एक्स स्क्वायर हट जाएगा। यानी एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर बाई 4 होल का पावर कितना? 3/2। ये नीट और मेन से पूछेगा इनटू एक्स। बोलो क्लियर है? अब गौर कर लो, ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है? कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है। अरे बोलिए, इसका मतलब f बराबर कांस्टेंट इनटू एक्स, f बराबर कांस्टेंट इनटू एक्स, और f जब कांस्टेंट इनटू एक्स है यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? x के। समझ में आया? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? x के। तो टिक किस पे मार के आते? थर्ड ऑप्शन पे। समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। समझ गया बात को? चलो